की आंखें खुली तो उसने खुद को कबीर की बाहों में पाया। उसकी नज़र कबीर के चेहरे पर पड़ी, फिर उससे कबीर का बिहेवियर याद आया जिससे उसके शरीर में एक कंपन हुई। उसने अपनी नज़रें झुका ली और करवट बदली। उसके पेट में दर्द था। उसने अपने पेट पर हाथ रख लिया, उससे दर्द हो रहा था और वो कल का कबीर का बिहेवियर याद कर रही थी। तभी उसके मन से आवाज आई, तेरे साथ पहले भी तो ये हुआ है। तभी उसके कानों में पुरानी यादें आई, मामी मैंने नहीं किया, मामी प्लीज मत करो ना, वो दीदी ने तोड़ा था, मैंने कुछ नहीं किया। चुप कर, कल मुही मेरी बेटी पर इल्जाम लगाएगी नहीं मामी जी प्लीज। उसके मामी ने उसे बहुत मारा था और उससे खाना भी नहीं दिया था। प्रिया मन ही मन में बोली, वहां पर सह रही थी ना तो यहाँ भी सह ले। वो खुद को मन ही मन दिलासा दे रही थी। वो उठी और बाथरूम में चली गई, फिर नहा भी लिया। जब वो बाहर आई तो कबीर जाग चुका था। प्रिया को उससे डर लग रहा था। प्रिया अपने धीमे कदमों से बाहर जाने लगी, तभी कबीर उठ खड़ा हुआ और अचानक से उसे पकड़ लिया और दीवार से सटा दिया। प्रिया अब और भी डर चुकी थी। उसे लगा कि कबीर फिर से कल की तरह ही कोई हरकत करेगा। वह अपने डरी हुई निगाहों से कबीर को देख रही थी। कबीर की आंखों में कुछ अलग ही भाव थे। वह अपनी गहरी नजरों से प्रिया के चेहरे को देख रहा था। फिर उसने धीरे से उसका चेहरा ऊपर उठाया और उसके होठों को चूमने लगा। इसमें काफी सॉफ्टनेस और नरमहत थी। प्रिया एक पल को उसका इतना प्यार किस महसूस करके अपनी आंखें बंद कर ली। उसने कोई हरकत नहीं की। कबीर ने उसके दोनों हाथों में अपनी उंगलियां उलझा ली और उसके हाथों को पकड़कर ही उसकी कमर पर रख लिया और उसे प्यार से चूमने लगा। करीबन 10-15 मिनट बाद जब प्रिया को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो अपने पाल के जोर जोर से फड़फड़ाने लगी। ये देखकर कबीर ने उसे छोड़ दिया। फिर प्यार से उसके गालों को चुम्मा, फिर दूसरे गाल को भी चुम्मा और फिर उसे प्यार से गले लगा लिया। प्रिया उसके इस क्रिया से हैरान थी। वह काफी उलझन में थी। कल वाला कबीर असली था या आज वाला कबीर, यह वह समझ ही नहीं पा रही थी। कबीर ने उसे वैसे ही गोद में उठाया और लेकर सोफे पर बैठ गया। प्रिया उसकी ऐसे बर्ताव से काफी परेशान थी। वह टुकुर टुकुर उसे देख रही थी। कबीर ने उसका सर अपने सीने पर रख लिया और उसके बालों में हाथ फेरने लगा। वह कुछ नहीं कह रहा था। प्रिया ने जब उतरने की कोशिश की तो उसने बस अपनी एक सख्त निगाह से उसे देखा और प्रिया फिर चुपचाप बैठ गई। वह एक हाथ से मोबाइल चला रहा था और एक हाथ से प्रिया के बालों में हाथ फेर रहा था। धीरे धीरे प्रिया की पलकें भारी होने लगी और उसे नींद आ गई। कबीर ने जब ये देखा तो उसने अपना फोन साइड में रखा और एकटक उसके चेहरे को देखने लगा। उसके गले के और होठों के निशान अब हल्के हो रहे थे पर फिर भी वह दिखाई दे रहे थे और उसके बेदाग बदन और चेहरे पर वह किसी दाग की तरह लग रहे थे। उसने हल्के में से उन निशानों को छुआ, फिर एक सॉफ्ट किस उसके होठों पर की। वह उसे चूमता फिर दूर होता, उसे चूमता फिर दूर होता, ऐसे उसने कई बार किया और उसके गालों को सहलाने लगा। प्रिया काफी गहरी नींद में जा चुकी थी। फिर उसने उसे हल्के से उठाया और बिस्तर पर लेटा दिया, फिर उसे पर ब्लैंकेट कवर करके खुद लैपटॉप पर काम करने लगा। रीडर को कंफ्यूजन होगा कि ऐसा कैसा बर्ताव है कबीर का, पर कबीर एक कंज्यूरिंग कैरेक्टर है जो समटाइम्स विलन लगेगा और समटाइम्स हीरो लगेगा, तो इसीलिए कंफ्यूज ना हो और कहानी एंजॉय करें। अब आगे प्रिया सो रही थी और कबीर अपना काम कर रहा था। ऐसे ही दोपहर हो गई। प्रिया की नींद हल्की खुली। वह उठी और आजू बाजू देखने लगी। कमरे में इस वक्त कोई भी नहीं था। वह बेड से उतरने को हुई तभी कबीर की आवाज आई, नीचे मत उतारना। प्रिया तुरंत रुक गई। उसने कबीर की ओर देखा तो कबीर इस वक्त सिर्फ टॉवल में था। उसके बालों से पानी टपक रहा था। उसने कहा, बैठे रहो, मेड लंच लेकर आती होगी। फिर वह क्लोजेट में चल गया। प्रिया ने एक नजर उसे देखा और अपने नजरें नीचे कर ली और मन ही मान बोली, ऐसे मत देखकर प्रिया, उन्हें कहा है ना कि उन पर तेरा कोई हक नहीं। ये सोचते हुए वह अपने हाथों को उलझा रही थी तभी कबीर क्लोजेट से बाहर आया। उसने इस वक्त एक ब्लैक कलर की पैंट और टी शर्ट पहन रखा था। तभी दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। कबीर ने कहा, आ जाओ, तो मेड खाने की ट्राली लेकर अंदर आए और वह रख कर चली गई। कबीर ने प्रिया के आगे छोटा सा टेबल लगाया और उसे खाना लगाया। प्रिया एकटक उसे देख रही थी। जब कबीर ने देखा कि वह खाना नहीं खा रही है, बस उसे ही देखे जा रही है, तो उसने कहा, मेरे चेहरे पर नहीं है खाना, वहाँ है, खाओ। प्रिया जैसे सोचकर होश में आई, उसने खाना खाना शुरू कर दिया। कबीर भी कॉफी टेबल पर बैठकर खाना खा रहा था। फिर उसने प्रिया को दवाई दी और उसके आगे एक जूस का गिलास कर दिया। प्रिया उसे देखने लगी तो कबीर ने बोला, लो। प्रिया उससे डरती थी इसलिए उसने बिना कुछ कहे वह जूस पी लिया। उसने हमेशा से काफी ज्यादा खाना खा लिया था इसलिए अब उसे पेट काफी भरा हुआ महसूस हो रहा था। वह जब बेड से उठने लगी, कबीर ने कहा जा रही हो, तो प्रिया ने हिचकी जाते हुए कहा, जी वॉशरूम। कबीर ने बस हाँ में सर हिलाया और अपना फोन चलाने लगा। ऐसे ही कुछ 3-4 दिन बीत गए। अब प्रिया का पेट दर्द ठीक थे और पीरियड्स तो लगभग जा चुके थे। कबीर ने इन दिनों उसके साथ नॉर्मल बर्ताव किया पर उसे दिन का उसका बिहेवियर प्रिया भूली नहीं थी। ध्रुव ने काफी दफा कबीर से पूछा कि प्रिया कहाँ है, फिर कबीर ने उसे बता दिया कि उसकी तबीयत खराब है। ये सुनकर ध्रुव उससे मिलने भी आया था और अपना ध्यान रखने का कहकर गया था। उन दोनों के लिए खाना बना दिया करती थी। अब जाकर प्रिया को काफी बेहतर महसूस हो रहा था। वह उठी और नहा धोकर किचन में गई। जब किचन से बहुत अच्छी खाने की खुशबू आने लगी तो किचन में ध्रुव आया और बोल, फाइनली तुम ठीक हो गई क्यूटी। तुम्हें पता है उसे मेड के हाथ का खाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर तुम बीमार थी ना, बस इसीलिए मैं चुपचाप खा लिया। पर अब तुम अपना ख्याल रखना और मेरे लिए रोज रोज टेस्टी दिखाना बनाना। हो कि प्रिया ये सुनकर मुस्कुरा दिया और बोली, जी भैया क्या खाएंगे आज आप खाने में। तो ध्रुव ने मुस्कुरा कर कहा, जो भी बना दो, सब अच्छा ही बनाती हो तुम। फिर वह दोनों ऐसे ही कुछ बातें करने लगे। सीडीओ से कबीर आया और बोला, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। वह जाने के लिए पलटा तो प्रिया ने ध्रुव को कुछ इशारा किया तो ध्रुव ने कहा, सुन, नाश्ता नहीं करेगा। तो कबीर ने एक नजर
नजर प्रिया को देखा, फिर ध्रुव की ओर देखकर बोला नहीं, इंपॉर्टेंट मीटिंग है, ऑफिस में कर लूंगा। तो ध्रुव ने फिर से प्रिया की ओर देखा। प्रिया ने ध्रुव को कुछ इशारा किया और खुद किचन में चली गई। तो ध्रुव ने कहा रुक 2 मिनट। तो अब कबीर ने चीख कर पीछे मुड़ और बोला क्या प्रॉब्लम है तेरी, क्यों रोक रहा है मुझे? बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट मीटिंग है, बस 2 मिनट रुक जा। कौन से तेरे लाखों करोड़ रुपए का समय मांग रहा हूँ? प्रिया जल्दी जल्दी किचन से भागती हुई आई और उसने वह टिफिन हिचकी चाहते हुए कबीर की आगे बढ़ा दिया। कबीर एकटक उसे देखा तो कभी टिफिन को देखा और उसे पूछा क्या है ये? तो प्रिया ने कहा जी ब्रेकफास्ट पैक कर दिया है, जब वक्त मिले तब खा लीजिएगा। कबीर उसे मना करना चाहता था पर उसका चेहरा देखकर उसका दिल नहीं हुआ कि वह उसे मना कर दे, इसलिए उसने चुपचाप टिफिन ले लिया और बिना पीछे मुड़कर वहां से चला गया। फिर प्रिया ने भी एक गहरी सांस ली। तो ध्रुव ने कहा एक थैंक यू बोल देता तो क्या चल जाता, इस एक का हो। और उसकी 3-4 दिन के जो कॉलेज के छुट्टियां हो रही थी इसलिए उसने आज कॉलेज जाने की भी सोची थी, बस इसीलिए उसने जल्दी जल्दी ध्रुव को नाश्ता दिया और खुद भी नाश्ता करने लगी। दोनों ने नाश्ता किया तो ध्रुव ने कहा बेस्टी में तुम्हें छोड़ देता हूं। तो प्रिया ने कहा नहीं भैया, आपको उन्होंने कसम दी है, अब मत छोड़िए, हम चले जाएंगे, बस आप अपना ध्यान रखिएगा, शाम को मिलते हैं, बाय। ये कहकर वह जल्दी जल्दी बाहर निकल गई क्योंकि उसे लेट हो चुका था। वह फटाफट कॉलेज के रास्ते पहुंची। हमेशा की तरह उसके पीछे गार्ड मौजूद थे पर यह वह गार्ड नहीं थे जो पहले उसके पीछे थे, क्योंकि उसे दिन की हरकत के बाद कबीर ने उन्हें क्या सजा दी है तो बस कबीर ही जानता था। खैर प्रिया जब कॉलेज पहुंची तो कॉलेज में काफी शोर शराबा हो रहा था, कई जगहों पर डेकोरेशन का काम चालू था और स्टेज वगैरह भी लगाया जा रहा था। प्रिया ने इन सबको नजरअंदाज किया और अपने क्लासरूम की तरफ जाने लगी, तभी उसके सामने रोनित आ गया और बोला अरे आप तो उसे दिन की बात नजर ही नहीं आई। प्रिया उसकी आवाज सुनकर हड़बड़ा गई, उसने एक नजर उसकी ओर देखा और बिना कुछ कहे वहां से जाने लगी। तो रोनित ने अपना हाथ उसके आगे अड़ाया और बोला मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप आगे जा रही है। तो प्रिया ने अपनी डरती हुई नजरें ऊपर उठे और बोली हमें नहीं करनी ना आपसे बात, आपने उसे दिन हमारी मदद की थी तो हमने आपसे शुक्रिया कह दिया ना, बस बात खत्म हुई, अब क्यों हमसे बार बार बात करने की कोशिश करते हैं? हमें नहीं करनी आपसे बात, हट जाए हमारे रास्ते से, उसने काफी जोर से कहा था। आसपास के कुछ लड़के लड़कियां रोनित और प्रिया को ही देख रहे थे। रोनित को काफी एम्बारसमेंट महसूस हुई क्योंकि आज तक वह किसी भी लड़की से सामने से बात नहीं करता था और जिसे उसने की उसने उसके साथ ऐसा किया, इसलिए वह चुपचाप साइड में है गया। फिर प्रिया भी बिना कुछ कहे अपनी क्लासरूम की ओर बढ़ी। जब वह क्लासरूम में गई तो ऋचा चुपचाप बैठकर अपनी बुक पढ़ रही थी और क्लास में कुछ और बच्चे आपस में बातें कर रहे थे तो कुछ पढ़ाई कर रहे थे। प्रिया ऋचा के पास गई और बोली है। ऋचा ने जब जानी पहचानी आवाज सुनी तो बोली तुम कहाँ गायब हो गई थी 3-4 दिनों के लिए? तो प्रिया ने उसके बगल में बैठते हुए कहा अरे वह हमारी तबीयत ठीक नहीं थी, हमें काफी बुखार हो चुका था। उसने जैसे तैसे बहाना बनाया। तो ऋचा ने कहा अच्छा अब किसी तबीयत है तुम्हारे? प्रिया ने कहा ठीक है, अब वह तो मेरे पास तुम्हारा मोबाइल नंबर भी नहीं था, अब तुम जल्दी से मुझे अपना नंबर दे दो, मैं कितनी परेशान हो गई थी तुम्हें पता है। जैसे ही उसने मोबाइल नंबर की कहा प्रिया ने कहा हमारे पास फोन नहीं है। तो ऋचा ने कहा क्या तुम्हारे पास फोन नहीं है? तो प्रिया ने अपना सरना में हिलाया। तो ऋचा ने कहा कोई बात नहीं, घर का तो कोई नंबर होगा ना। प्रिया चुप हो गई और बोली होगा तो सही पर हमें नहीं पता, हम कल पूछकर तुम्हें बता देंगे, अगर तुम्हें बहुत जरूरी काम हो तो तुम हमें उसे पर कांटेक्ट कर लिया करना। फिर ऋचा ने भी कुछ नहीं कहा। भीम ने उसे 3-4 दिनों के नोट्स मांगे और फिर वह दोनों पढ़ाई पर ध्यान देने लगी। थोड़ी ही देर बाद लंच ब्रेक हो गया और कॉलेज की छुट्टी हो गई। कल फ्रेशर्स पार्टी थी, इस वजह से कॉलेज नहीं था, शाम की फ्रेशर्स पार्टी थी। प्रिया जब कॉलेज से बाहर आई तो वहां एक काली कर खड़ी थी। प्रिया इस कर को देखकर पहचान गई, उसके शरीर में एक डर की लहर दौड़ गई। उसने यह वह देखा तो आसपास कोई नहीं था, वह सीधा जाने को हुई, तभी उसे कर का दरवाजा खुल गया और अंदर कबीर बैठा हुआ था। उसने कहा बैठो तो प्रिया चुपचाप उसमें जाकर बैठ गई। फिर कार आगे निकल पड़ी। कबीर बिना कुछ कहे चुपचाप बैठा था, वह अपना फोन उसे कर रहा था। फिर थोड़ी में टाइम बाद उसने गाड़ी का पार्टीशन ऑन किया। ये देखकर प्रिया चौंक गई क्योंकि अब उसे ड्राइवर दिखाई नहीं दे रहा था। फिर कबीर ने उसकी ओर देखा और उसे खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया और उसके होठों को चूमने लगा। अब उसे उसके होठों की तलब लगने लगी थी और ऐसा क्यों था ये कभी भी नहीं जानता था। वह उसके होठों को बेतहाशा चूमे जा रहा था, वह काफी पैशनेट होकर उसे किस कर रहा था। इस वजह से प्रिया को अपने होठों पर थोड़ा दर्द महसूस हो रहा था। ये पेरिस में वह आदमी एक कमरे में बैठकर एक तक सामने देखे जा रहा था, तभी उसके बगल में 40-50 साल की औरत आए और बोली क्या हुआ आपको? उसे आदमी ने कुछ नहीं कहा, बस सामने देखने लगा। तो उसने कहा मैं मानती हूँ कि आपने मुझे कभी धोखा नहीं दिया, गलत किया जिस वजह से अपने अपने बच्चों को दी, पर आपको एक दिन वह मिल जाएगी, आपने कोशिश जारी रखी है ना? तो उसे आदमी ने गहरी सांस ली और बोले हाँ कोशिश तो चालू है, पर अब 18 साल हो चुके हैं और मेरी बच्ची का कहीं पता नहीं है, पता भी नहीं शायद वह जिंदा नहीं वह खुद को ही जिसे तसल्ली देने लगे। दरवाजे पर खड़ा 25 साल का लड़का ये सब सुन रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और बोला बहुत हो गया, आप मुझे ही जाना होगा और ढूंढ कर लाना होगा अपनी बहन को। अंदर कमरे में वह औरत उसे आदमी को दिलासा दे रही थी। ये दूसरी तरफ कबीर उसकी होठों को लगातार जो मैं जा रहा था, उसने उसके होठों को छोड़ा तो प्रिया गहरी गहरी सांस लेने लगी। कबीर ने उसे ठीक किया और सीट पर बैठा दिया और फिर से अपने फोन में लग गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। प्रिया तो भूत बने उसे देख रही थी, फिर वह चुपचाप बैठ गई। प्रिया को उसके मामा मामी ने काफी डरा रखा था जिस वजह से प्रिया खुद के लिए कभी नहीं बोल पाई। वह हमेशा से जो
कोई भी उसके साथ कुछ भी करता चुपचाप सह लेती। फिर वह लोग घर पहुंचे। कबीर ने कहा उतरे। प्रिया उतर गई। कबीर की गाड़ी वहां से चली गई। सुप्रिया मन ही मां बोली तो क्या यह मुझे लेने आए थे, पर क्यों? वह 2 मिनट वैसे ही खड़ी रही। तभी एक गार्ड ने कहा मैं आप अंदर जाए। प्रिया ने एक बार उसकी ओर देखा तो उसकी नजरें नीचे झुकी हुई थी। प्रिया बिना कुछ बोले अंदर चली गई। फिर उसने खुद के कपड़े बदले, खाना खाया और थोड़ी पढ़ाई करने के बाद सो गई। अब तक शाम हो चुकी थी। फिर वह नीचे आई। उसे आरती दीदी काफी याद आ रही थी, पर उसके पास ना तो फोन था और ना ही नंबर। फिर उसने हाल में आकर लैंडलाइन देखा। फिर उसने मन ही मन सोचा शाम को जब ध्रुव भैया आएंगे तो उनसे पूछ लेंगे कि इसका नंबर क्या है। फिर वह किचन में चली गई और खाना बनाने लगी। थोड़ी देर बाद बाहर कुछ हलचल हुई और आवाज आने लगी। प्रिया ने अपने हाथ साफ किया। उसका पल्लू कमर में तक किया हुआ था और बालिकों का जुड़ा बनाया हुआ था। वह अपने धीमे कदमों से बाहर आई तो कुछ घाट जो कबीर के नहीं थे वह अलग ही थे और कबीर के गार्ड से बहस कर रहे थे। प्रिया कुछ अजीब लगा इसलिए वह थोड़ा आगे आई। तभी अनगार्डों के बीच में एक लड़का खड़ा था जिसकी उम्र यही कुछ 27 साल होगी। उसके मुंह में सिगरेट था और वह अपने गाड़ी से टिकर गार्ड को देख रहा था। तभी वहां पर पायलों की आवाज आई। प्रिया अब तक में डोर तक आ चुकी थी। उसने एक गार्ड से पूछा क्या हुआ भैया, कौन है ये लोग? इतनी प्यारी आवाज सुनकर उसे लड़के ने अपनी नजर प्रिया की ओर घुमाए और उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। एक तक प्रिया को देखे जा रहा था। प्रिया का ध्यान उसे पर गया ही नहीं था। तभी एक गार्ड ने कहा मैं ये सर से मिलना चाहते हैं, पर मैंने उनसे कह दिया कि सर घर पर नहीं है। फिर भी ये लोग जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही उसे गार्ड की बात खत्म हुई उसे 27 साल के लड़के ने अपने कदम आगे बढ़ाए और अपना चश्मा निकालकर प्रिया को देखने लगा। प्रिया ने भी उसे दिखा। उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ क्योंकि उसकी नजर कहीं और ही थी। जब प्रिया ने उसकी नजरों का पीछा किया तो उसकी नजर उसकी कमर पर दी। प्रिया ने तुरंत अपनी हालत पर ध्यान दिया। उसने अपना पल्लू सही किया और बोली जी आप कौन? उसे लड़के ने उसकी कमर से हटाए और उसे देखकर बोला समीर सिंघानिया नाम है मेरा। सिंघानिया? ये सुनते ही प्रिया को लगा कि यह कबीर का कोई रिश्तेदार है तो उसने थोड़ी नरमाहट से कहा कि आपको कुछ काम था। उसने कहा कौन तो था, पर खैर अब जब कबीर घर पर नहीं है तो चलता हूं, पर जल्दी मुलाकात होगी। प्रिया को उसकी बात को समझी तो नहीं, पर उसने बस हाँ कह दिया। तो उसने अपने गार्डों को देखा और चलने का इशारा किया। अभी प्रिया ने कहा सुनिए, तो उसने पीछे पलट कर देखा और प्रिया बोली आप कौन है? तो समीर ने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा आप बस मेरा नाम उसे बता दीजिएगा, फिर वह आपको बता देगा मैं कौन हूं। मैं कहकर वापस मुझे अपनी गाड़ी में बैठा। उसके गॉड्स भी दूसरे गाड़ी में बैठकर वहां से चले गए। फिर प्रिया किचन में आ गई और खाना बनाकर फ्रेश हो गई। वह हाल में बैठकर अपनी किताब पढ़ रही थी। तभी सामने से ध्रुव आता हुआ नजर आया। उसने कहा है क्यूटी। प्रिया ने भी उसे देखकर अपनी किताब साइड में रखी और उसके लिए पानी ले आई। फिर वह लोग बातें करने लगी तो ध्रुव ने कहा आप बैठो, मैं आया फ्रेश होकर। यह कहकर वह कमरे में चल गया। प्रिया वहां बैठी रही। तभी 20-25 मिनट बाद कबीर आया। उसने एक नजर प्रिया को देखा और आकर उसके सामने बैठ गया। प्रिया उठी और जाकर पानी ले आई। उसने उसके आगे अपनी किया तो कबीर ने उसके चेहरे को देखते हुए ही उसके हाथ से पानी ले लिया। पानी पीकर ग्लास टेबल पर रखा और कमरे में चला गया और जाते वक्त प्रिया को कॉफी लाने का कहा गया। प्रिया ने भी बुक टेबल पर रखी और कॉफी बनाने चली गई। वह कॉफी बनाकर ऊपर आए। उसने कॉफी टेबल पर रखी तो झुकता वक्त उसकी सीने का वह दिल हल्का सा नजर आया जिस वजह से कबीर का गला सूख गया। उसे आजकल क्या हो गया था उसे खुद पता नहीं था। उसे प्रिया की तरफ एक अजीब सा अट्रैक्शन महसूस होता था। जब वह सामने ज्यादा देर तक ना हो तो उसे देखने का दिल करता था और अब जैसे उसे हर रोज चूमने की लत लग चुकी थी। और यह क्यों था वह खुद भी नहीं समझ पा रहा था। प्रिया जाने को मुड़ी। फिर उसे जैसे कुछ याद आया। उसने एक नजर कबीर की ओर देखा और हिचकिचाते हुए बोली हमें आपसे कुछ बात की परमिशन चाहिए थी। कबीर ने बहुत ही उसका कर उसे देखा जैसे पूछ रहा हो किस बात की। तो प्रिया ने कहा जी कल कॉलेज में फेयरवेल पार्टी है तो क्या हम जा सकते हैं? वह हमारी फ्रेंड है ना ऋचा, वह हमें आने का कह रही थी। कबीर अपनी लालकों से उसे देख रहा था। जब प्रिया ने अपनी नजरें ऊपर की तो वह उसकी आंखों को देखकर डर गई और बोली कोई बात नहीं, नहीं जाएंगे। ये कहकर उसने अपना सर झुका लिया तो कबीर ने कहा जा सकती हो। प्रिया उसकी बात सुनकर हैरान थी। कबीर बिना कुछ बोले कॉफी पीने लगा। फिर प्रिया भी बगैर कुछ बोले कैमरा ठीक करने लगी। फिर वह लोग नीचे गए खाने के लिए और खाना खाकर आप अपने कमरे में चले गए। ध्रुव 10 दिनों के लिए ट्रिप पर जाने वाला था इसलिए वह रात की फ्लाइट से एजेंट में निकल गया। प्रिया जब कमरे में आई तो उसने सोचा कल क्या पहन कर जाए। ये सोचते हुए उसने जब कपाट खोल तो सामने कई सारे कपड़े थे, पर उसने हमेशा से घर में साड़ियां ही पहनना प्रेफर की और जब वह कॉलेज जाती तो सूट पहन लेती। वह ये सब अच्छी रही थी। तभी उसकी नजर एक गाउन पर पड़ी जिसका भी शॉर्ट गला था और फुल स्लीव्स थी। वह एक बॉडी फिट वन पीस था। उसने आज तक ऐसे कपड़े नहीं पहने थे और अब तक उसकी कपड़ों पर नजर भी नहीं गई थी क्योंकि वह हमेशा से ही निशा के पुराने कपड़े पहनते आई थी। इस वजह से उसे सामने जो भी दिखता वह चुपचाप पहन लेती है और यह बहुत सारे कपड़े होने के कारण उसकी नजर स्ट्रेस पर अब तक नहीं पड़ी थी। उसे यह ड्रेस काफी पसंद आई। उसने कल यही पहन के जाने का तय किया। कबीर भले ही उसे लालची और मतलबी कहता हो पर उसने उसे जरूर की सभी चीज लाकर दी थी। प्रिया ने वह पहनने का तय कर उसे एक साइड रख दिया और अपने लिए अभी के लिए एक ढीला डाला कुर्ता और प्लाजो लेकर बाथरूम में चली गई। फिर उसे सोने की प्रॉब्लम हुई क्योंकि इतने दिनों से वह बीमार थी तो कबीर के साथ ही सोती। फिर उसने बालकनी की ओर देखा, उसका दरवाजा अभी बंद था। कबीर कमरे में आ चुका था और फोन में कुछ कर रहा था। उसके ऊपर काफी जिम्मेदारी आती है। वह बिजनेसमैन के साथ साथ माफिया बस भी था और हर दिन वह किसी न किसी की जान ले लेता था और इस बात की खबर प्रिया को बिल्कुल नहीं थी। अगर उसे पता चल जाता तो वह कबीर से और भी डरती। प्रिया नहीं इसकी चाहते हुए कहा जी आप अभी तक किसी को ले नहीं है बालकनी का दरवाजा ठीक करने के लिए? तो कबीर ने कहा वहां सोने की कोई जरूरत नहीं है, आपसे तुम यहीं से होगी बिस्तर पर। यह कहकर वह अपना काम करने लगा था। प्रिया एकटक उसे देख रही थी। फिर उसने कहा अब जब ये कह रहे हैं तो करना तो पड़ेगा।
ये प्रिया चुपचाप बिस्तर के एक कोने पर आकर लेट गई। उसके लेटते ही कबीर ने भी लाइट ऑफ करके लैंप ऑन कर लिए। जब उसे प्रिया की धीमी सांसों का एहसास हुआ उसने उसे खुद की तरफ पलट लिया और उसे जाकर सो गया। इतने दिनों में उसे प्रिया की आदत हो चुकी थी और वह उसके सोने के बाद उसे ही ऐसे ही पकड़ लेता और उसके उठने से पहले खुद उठ जाता या तो उसे ठीक से सुला देता, जिस वजह से प्रिया को पता ही नहीं चलता था। अगली सुबह जब प्रिया की आंखें खुली तो उसने खुद को बेड पर अकेला पाया। कबीर शायद जिम जा चुका था। प्रिया उठी और मन ही माँ बोली, जल्दी से नहाकर आज मंदिर जाकर आते हैं। ये कहकर वह उठी। उसका मूड आज थोड़ा बेहतर था। वह उठी और नहाकर नीचे गई। जब वह नीचे आई तो कबीर हाल में बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर थोड़ा गुस्सा नजर आ रहा था क्योंकि उसके गार्ड ने अभी उसे कल समीर सिंघानिया घर आया था ये बताया था, इस वजह से वह काफी गुस्से में था और उसका प्रिया को देखना भी गार्ड ने बताया था। प्रिया ने एक नजर उसे देखा और बिना कुछ बोले किचन की ओर चली गई। फिर उसने किचन से नाश्ता तैयार किया और लकार टेबल पर लगा दिया। कबीर ने नाश्ता किया, प्रिया ने भी किया और वह बाहर जाने लगी। तू, कबीर ने कहा, कहाँ जा रही हो? तो प्रिया ने कहा, जी मंदिर जा रहे थे। तो कबीर ने कहा, अब से कॉलेज हो या मंदिर कहीं भी जाना हो तो गाड़ी और गार्डों के बिना नहीं जाना, समझ में ही मेरी बात? उसने वह इतनी शक्ति से कहा था कि प्रिया ने बिना कुछ कहे हाँ कह दिया। फिर वह गाड़ी में बैठकर मंदिर के लिए निकल गई। जब वह मंदिर पहुंची तो उसने दर्शन किए और आरती की। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धधांगी धरा, ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृश्वाहन साजे, ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज दसभुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरक्त त्रिभुवन जन मोहे। उसकी आवाज में आसपास के लोग मोहित हो चुके थे। उसकी आरती होने के बाद काफी लोगों ने उसकी तारीफ की। प्रिया बस मुस्कुरा दी। फिर उसने प्रसाद वगैरह लेकर मंदिर की पिछले भाग पर आ गई। वहां पर एक पेड़ था जिस पर कई सारी इमली लगी थी और एक 5 साल की बच्ची चलो चलकर उसे तोड़ने की कोशिश कर रही थी। उसे लड़की ने काफी पुराने कपड़े पहन रखे थे। उसे देखकर प्रिया की जहां में कुछ पुरानी यादें हैं। जहां एक 4 साल की लड़की अमरूद तोड़ने की कोशिश कर रही थी, वह उछलकर अमृत तोड़ रही थी। तभी वहां पर एक 30-31 साल की औरत आए और उसके कान को पकड़कर जोर से मरोदा। वह लड़की दर्द से चिल्लाई तो उसे औरत ने कहा, यह मटर गश्ती कर रही है और घर पर काम कौन करेगा? तेरी भगोरी माँ, एक तो उसने तेरा सारा बोझ हम पर डाल दिया और अब तू काम भी नहीं करेगी, फोकट का खाएगा, बस बैठ कर जाकर काम कर। यह कहते हुए उसने उसे 4 साल के बच्चे को धकेल दिया। वह बच्ची नीचे गिर गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे पर फिर भी वह लड़की काफी खूबसूरत थी। गोरे गोरे गाल, नीली नीली आंखें, वह लड़की होती। वह लंगड़ आते हुए अंदर जाने लगी। फिर उसने जाते वक्त एक बार पलटकर उसे अमृत के पेड़ को देखा। फिर वह घर में आए तो वहां एक 9 साल की बच्ची सोफे पर बैठकर अमरूद खाते हुए टीवी देख रही थी और खिलखिलाकर हंस रही थी। उसने एक नजर उसके हाथों की अमरूद को देखा और फिर चुपचाप सा झुकाकर अंदर चली गई। वह लड़की की हाइट किचन तक पहुंच नहीं पाती थी, इस वजह से वह कुर्सी पर चढ़कर खाना बनाती थी। वह चुपचाप खाना बना रही थी। प्रिया जैसे होश में आई उसे सामने वाली लड़की में अपना बचपन दिखाई दे रहा था। वह भी तो बचपन में कितना कुछ करना चाहती थी। जब वह पूरा काम कर कर खेलने जाती थी तो निशा उन बच्चों से कह देती थी कि इस खेलने मत देना और वह बच्चे उसे नाजायज का कर चुराते थे। जिस उम्र में उसे शब्द का मतलब भी नहीं पता था, उसे उम्र में उसे नाजायज कहा जाता था। प्रिया ये सब सोची रही थी और उसकी आंखों में नमी आ चुकी थी। उसने अपनी आंखों की नमी पहुंची और उसे बच्ची के पास गई। उसने थाली साइड में रखकर उसे बच्ची को गोद में उठा लिया। उसे बच्चों ने पीछे पलटकर जब देखा तो वह मुस्कुरा दी और जल्दी जल्दी इमलियां तोड़ने लगी। उसके छोटे नन्हे हाथों में जितनी इंडिया आई उसने उन्हें तोड़ लिया और अपने पास रख लिया। प्रिया ने उसे नीचे उतरा और मुस्कुराकर बोली, आपकी मम्मी कहाँ है? बच्चा तो उसे लड़की ने एक दुकान की ओर इशारा किया जहाँ एक 28-29 साल की लड़की फूल बेच रही थी। उसने फिर कुछ नहीं कहा। वह लड़की उसके साथ कंफर्टेबल होकर बातें कर रही थी। प्रिया भी थोड़ी देर उसके साथ वक्त बिताया और उसे एक लड्डू देकर वहां से जाने के लिए निकल गई। उसे अपना बचपन आज बुरी तरीके से याद आ गया था जिस वजह से वह उदास हो गई थी। फिर उसने अपने ख्यालों को झटका और घर आने के लिए निकल गई। दोपहर में उसने खाना वगैरह खाकर आराम किया और 4 बजे के करीब तैयार होने लगी। उसने रेड ड्रेस पहन लिया और गले में मंगलसूत्र था जो पेंडेंट की तरह लग रहा था। कानों में छोटे छोटे इयररिंग्स पहन लिए और माथे पर बिंदी लगाकर बाल में सिंदूर लगा दिया और बालों को खुला छोड़ दिया जिस वजह से वह प्यारी लग रही थी। उसने आज से पहले ऐसे कपड़े नहीं पहने थे जिस वजह से वह खुद को देखकर थोड़ी हैरान भी थी। फिर प्रिया ने चप्पल पहनी और बाहर निकल गई। वह गाड़ी में आकर बैठ गई। अब तक शाम के 6 बजे बज चुके थे। जब वह पार्टी में पहुंची तो यह वहां स्टूडेंट की चलकदमी चालू थी क्योंकि जो चीज टेस्ट आ जाने वाले थे वह पहले ही आ चुके थे। जल्दी जल्दी प्रोग्राम शुरू करने के लिए कहा गया था। प्रिया ये वह देखकर चल रही थी। सभी लोग उसे देख रहे थे क्योंकि उसने आज से पहले ऐसे कपड़े नहीं पहने थे। उसमें वह काफी खूबसूरत नजर आ रही थी। वह ऋचा को ही ढूंढ रही थी। तभी पीछे से उसके कंधे पर किसी ने हाथ रख जब प्रिया ने पलट कर देखा तो ये ऋचा थी। उसने 1 था 3 तक की 1 पीस पहन रखी थी। उसको देखकर प्रिया ने मुस्कुराकर कहा, वह तुम बहुत प्यारी लग रही हो। परेशानी भी मुस्कुराकर कहा, तुम भी बहुत सुंदर लग रही हो। वह दोनों ऐसे ही बात करते हुए पार्टी हॉल तक पहुंचे जहां पर डांसिंग प्रोग्राम ऑलरेडी शुरू हो चुका था और स्टूडेंट की भीड़ होने के कारण प्रिया और ऋचा थोड़ा पीछे बैठी थी। इस वजह से प्रिया के किसको नहीं देख पाई। ये कोई और नहीं बल्कि कबीर ही था। ये कॉलेज कबीर का ही था, इस वजह से वह चीफ गेस्ट बनकर आया था। यहाँ आने की में वजह तो प्रिया ही थी पर वह उसे अब तक कहीं नहीं देखी थी इसलिए वह चुपचाप बैठा था। उसका मन तो नहीं था पर उसने खुद को समझाया और थोड़ी देर बैठ गया। ये सीनियर्स जो कि रोनित और उसके दोस्त थे उन्होंने एक गेम रखी थी जिस भी लड़की के तरफ वह बाल फेंकेंगे और जिसके पास वह बॉल गया वह लड़की आकर डांस करेगी। ऐसे ही कई सारे सीनियर
सीनियर्स ने जूनियर्स लड़कियों के साथ डांस किया। अब बारी रोनित की थी और उसने जानबूझकर अपना बाल प्रिया की और फेंक और बदकिस्मती से वह बोल सीधा प्रिया की गोद में गिरा। प्रिया तो हाकी बाकी रह गई। उसने कहा हमें नहीं जाना, तो ऋचा ने कहा जाना पड़ेगा, ये गेम है और यह चीफ गेस्ट भी आए हुए हैं तो हम उनके सामने कोई अजीब बर्ताव नहीं कर सकते, चली जाए। तो प्रिया ने कहा हमें तो डांस भी नहीं आता। तो ऋचा ने कहा कोई बात नहीं, वह तुम्हें सिखा देंगे जो। तो प्रिया जो नहीं जाना चाहती थी उससे जाना पड़ा। वह अपने धीमे कदमों से आगे बढ़ रही थी। जब कबीर ने इतनी शांति अच्छी तो उसकी नजर पीछे गई जहां पर प्रिया रेड गाउन पहने आ रही थी। प्रिया को इस लोक में कबीर पहली बार देख रहा था, इस वजह से वह उसे देखा ही रह गया। उसकी नजरें उसे पर से हटी नहीं रही थी। उसे लग रहा था जैसे आसपास कोई है ही नहीं। उसका ध्यान इस बात पर भी नहीं था कि प्रिया आगे बढ़ रही थी। जब तक वह सीढ़ियां चढ़कर स्टेज पर पहुंच गई तब जाकर कबीर होश में आया और जब रोनित ने उसका हाथ पकड़कर उसे खुद की ओर खींचे देखकर कबीर की हाथ की मुठ्ठियां काश गई। उसने जानबूझकर प्रिया की कमर में हाथ डाला और उसे खुद से चिपका लिया। प्रिया को ये सबसे काफी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। तभी वहां पर एक गाना बजा, मरीज ए इश्क हूं मैं कर दे तबाह, मरीज ए इश्क हूं मैं कर दे तबाह। उसने प्रिया को गोल घुमाया और उसकी पीठ अपने सीने से लगा ली। कबीर की आंखें अब अंगार बरसने को तैयार थी। तलब है तू है नशा, गुलाम है दिल ये तेरा, खुल के जरा जी लूं तुझे। फिर उसने उसे फिर से घुमाया और अपनी ओर खींचा और उसकी गर्दन पर चेहरा रब करने लगा। प्रिया को ये सब काफी अजीब महसूस हो रहा था। वह उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी पर वह उसे छोड़ ही नहीं रहा था। फिर उसने आगे उसके साथ डांस करते हुए गया, आजा मेरी सांसों में आ, तलब है तू है नशा, गुलाम है दिल ये तेरा, खुल के जरा जी लूं तुझे, आजा मेरी सांसों में आ, मरीज ए इश्क हूं मैं कर दे तबाह, हाथ रख दे तू दिल पे जरा, ओ हाथ रख दे तू दिल पे जरा। ये कहकर उसने उसे ऊपर उठा लिया। प्रिया ने गिरने के डर से उसके कंधों को कसकर पकड़ लिया और वह उसे लेकर गोल घूमने लगा। सभी लोग तालियां बजा रहे थे पर यह कबीर के दिल पर जैसे सांप लौट रहे थे। अब वह और बैठा नहीं गया। प्रिया ने भी तुरंत रानी को छोड़ दिया। उसने तो सामने गेस्ट कौन है ये भी देखने की सहमत नहीं कि वह तुरंत स्टेज से उतरी और वहां से जाने लगी। ऋचा भी उसके पीछे पीछे चली गई। प्रिया एक कोने में आए और चुपचाप खड़ी हो गई। तो ऋचा ने कहा प्रिया तो ठीक तो है। तो प्रिया ने कहा हमें घर जाना है, हम घर जा रहे हैं। तो ऋचा ने भी कुछ नहीं कहा और उसे जाने दिया। प्रिया जैसे ही गेट के बाहर निकली और गाड़ी में बैठी वह एकदम सी डर गई क्योंकि वह कबीर अपनी लाल आंखें लेकर बैठा हुआ था। प्रिया को इसी बात का डर था और वही हुआ। उसने मन ही मन सोचा कहीं इन्होंने हमें डांस करते वक्त देखा तो नहीं लिया। उसके हाथों की कपकपी कबीर की आंखों से बची नहीं थी पर कबीर के दिल में जो अंगार हो रही थी और उसकी आंखों में जो गुस्सा था उससे प्रिया की हालत खराब हो रही थी। उसने लड़खड़ाते हुए कहा आप आपके। कबीर ने ड्राइवर को चलने का इशारा किया और पार्टीशन ऑन कर दिया। प्रिया तो अब जैसे डर के मारे बेहोशी होने वाले ही थी। आगे बैठा ड्राइवर भी इस माहौल से घबराया हुआ था पर वह चुपचाप गाड़ी चलाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। कबीर के हाथों की नसें तक दिखाई दे रही थी। उसने अपने सूट को निकालकर वहीं फेंक दिया और अपनी टाई की नोट दिल्ली कर उसे भी निकाल दिया और अपने शर्ट के 2-3 बटन भी खोल दिए। प्रिया अब चुपचाप से नीचे झुकाकर बैठी थी। उसकी तो सर उठाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। कबीर ने उसके बाजू को कसकर पकड़ और बोला मजा आता है ना तुम्हें, मजा आता है ना तुम्हें ऐसी हरकतें कर मुझे जानवर बनाने में। मैंने कहा था ना किसी भी लड़की को करीब मत आने देना और खुद को टच मत करने देना, पर तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती है। तुम्हें तो आज मैं अच्छा सा वक्त चुकाऊंगा जिससे तुम 100 बार सोचोगी। प्रिया ने कहा हमारी बात तो सुनिए। वह रोने लगी थी, उसकी हिचकियां बन गई थी। हमने कुछ नहीं किया। वह बोल हमारे पास तो हम सच कह रहे। कबीर ने जोर से चिल्लाया चुप, एकदम चुप, हर बार तुम्हारे ही साथ क्यों, और इस बार मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। ये कहकर उसने उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया। प्रिया के हथेली में इतना दर्द हो रहा था कि उसे लगा कि उसकी हथेली टूट जाएगी पर उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप बैठी रही। करीबन 20 मिनट बाद हेलमेट्रेशन आ गया। कबीर ने उसे उठाया और घसीटते हुए अंदर लेकर जाने लगा। इस वक्त करीबन रात की 8:30 बज चुके थे। कबीर उसे खींचता हुआ अपने रूम में लाया और उसे बेड पर फेंक दिया। प्रिया ने अपनी डरी हुई नजरों से कबीर को देखा और बेड पर पीछे होने लगी। कबीर ने अपनी शर्ट को तोड़ते हुए निकल कर फेंक दिया और प्रिया के पैरों को पकड़कर खींच लिया। उसने उसके चेहरे को पकड़ा। प्रिया की आंखें आंसू से भरी हुई थी। वह अपना सर नाम हिला रही थी। उसके मुंह से प्लीज़ आपकी आवाज निकल रही थी पर कबीर की आंखों में खून उतर आया था। उसे बार बार रोनित का प्रिया के बदन को छूना याद आ रहा था। उसने उसके बालों को पकड़ा और उसके चेहरे को ऊपर करके उसकी होठों पर जोर से चूमने लगा। वो चूम कम रहा था और काट ज्यादा रहा था। प्रिया के होठों पर उसे असहनीय दर्द हो रहा था। उसने उसके बाजू को भी इतनी जोर से पकड़ा था कि उसे काफी दर्द हो रहा था और वह पूरी तरीके से प्रिया पर लेटा हुआ था जिस वजह से प्रिया हल तक नहीं पा रही थी। फिर उसने उसके होठों को छोड़ा और बोला आज की रात में जिंदगी भर याद रहेगी। यह कहकर उसने उसके कपड़ों को खींच लिया। उसका ड्रेस एक पल में फट गया जिस वजह से उसकी अंदर की इनरवियर अब दिखने लगी थी। उसने उसे ड्रेस को पूरी तरीके से उसके बदन से अलग कर दिया। अब वह सिर्फ एक रेड इनरवियर और रेड पैंट्स में थी। उसने अपने हाथों से खुद को ढकने की कोशिश की पर कबीर ने ये कोशिश नाकामयाब कर दी। उसने उसे खड़ा किया और बाथरूम की ओर ले जाने लगा पर न जाने प्रिया में कहां से इतनी हिम्मत आई। उसने कबीर की पकड़ से अपने बालों को छुड़ाया और उसे पीछे ढक कर लिया और खुद को चादर से कर लिया और बोली हमारी गलती नहीं है, आप हर बार ऐसा ही करते हैं, हमने कुछ नहीं किया, आप एक बार यकीन तो कीजिए हमारा। आप चाहे तो ऋचा को भी पूछ सकते हैं, प्लीज हम सच कह रहे। ये कहते वक्त वह काफी रो रही थी। कबीर उसकी एक सुनने को तैयार नहीं था और उन दोनों में आतापाई होने लगी। प्रिया खुद को छुड़ाने की काफी कोशिश कर रही थी पर कभी उसे पकड़ रहा था तो प्रिया ने इरिटेट होकर कबीर के घर पर एक जोर से थप्पड़ दे दिया। उसकी आंखों में बहुत आंसू थे और गुस्सा भी था। कह रहे हैं ना हम नहीं किया हमने, वह जोर से चिकी थी। कबीर तो अब जैसे राक्षस हो चुका
था, आज तक उसे किसी ने भी थप्पड़ नहीं मारे थे। प्रिया भी डर चुकी थी, उसे कबीर को थप्पड़ नहीं मार रहा था। उसने कहा गलती से लग गया, माफ कर दीजिए। कबीर ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया और बोला गलती कर दी लड़की, गलती कर दी। यह कहकर उसने उसकी चादर को खींच लिया और अपनी बेल्ट निकाली। प्रिया ये देखकर डर गई। कबीर ने कहा तुम्हारे बहुत हाथ पर चल रहे हैं ना, और तुम्हें दूसरे मर्दों से लिपटने का शौक भी चढ़ाया है, अभी तुम्हारा शौक उतरता हूँ। ये कहकर उसने कसकर प्रिया को एक बेल्ट मेरी। प्रिया एक तेज चीख के साथ बेड पर जा गिरी, वह एक बेल्ट से ही अधमरी हो चुकी थी। कबीर लगातार उसे मारे जा रहा था, उसके खुले बदन पर वह बेल्ट बहुत जोर जोर से लग रही थी। पूरे विला में प्रिया की चीख गूंज रही थी। कबीर जैसे भूल गया था सामने कौन है। करीबन 20-25 मिनट तक वह उसे मारता रहा। प्रिया अब अधमारी हो चुकी थी, उसके शरीर से खून रिस रहा था, उसकी चमड़ी तक चीर चुकी थी, अब बेड पर बेजान लाश की तरह पड़ी थी। कबीर हफ्ते हुए रुक गया, प्रिया की आंखें आधी ही खुली थी। कबीर ने बेल्ट को फेंका और बिस्तर पर चढ़ना उसने उसे पलटा। प्रिया के मुंह से एक आदमी ने निकाल पाई, क्योंकि उसकी इतनी बुरी हालत हो गई थी कि कोई भी उसे देखकर रो दे। कबीर ने उसके बालों को पकड़ा और बोला आइंदा अगर तूने मुझ पर हाथ उठाया या इस घर से बाहर निकालने की कोशिश भी करे तो इससे भी बुरा हाल करूंगा तेरा। ये कहकर उसने उसे बेड पर धकेल दिया। प्रिया बेजान इलाज की तरह बेड पर गिर गई। कबीर दंदानाता हुआ बाहर निकल गया। उसने एक दफा प्रिया को मुड़कर भी नहीं देखा। ये प्रिया अपनी अधखुली आंखों से बेड पर पड़ी थी, उसके बदन पर वह नाम मात्र के कपड़े भी फट चुके थे और 10-15 मिनट बाद उसकी वह आंखें भी बंद हो गई। यह कबीर तेजी से बार काउंटर की तरफ पहुंच और उसने एक बियर पी ली। वह गहरी गहरी सांस ले रहा था। उसने बियर की बोतल वही फोड़ दी और सिगरेट पीने लगा। ऐसे ही पूरी रात में सिगरेट पीते रहा। उसने लगभग 50-60 सिगरेट फूंक डाली थी, फिर भी उसका गुस्सा कम नहीं हो रहा था। उसने खास आदमी को कॉल किया और बोला वह लड़का जो कल तुम्हारी मैडम के साथ डांस कर रहा था उसे उठा लो। ये कहकर उसने फोन पटक दिया। फिर उसने अपनी गर्दन दाएं भाई घुमाए और कमरे की ओर देखा। उसे पूरे विला में मौत से शांति हो चुकी थी। फिर कबीर सीधा जिम की ओर बढ़ गया। वह जिम पर अपना गुस्सा निकालने के बाद अब जाकर उसके गुस्से को शांति मिली थी। फिर वह कमरे में गया। वह रात को प्रिया के साथ किया हुआ बर्ताव लगभग भूल ही चुका था। जब वह कमरे में गया तो उसकी नजर बेड पर पड़ी और प्रिया को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बेड पर जगह जगह खून लगा हुआ था, वह सफेद चादर लाल हो चुकी थी और प्रिया के बदन की तो इतनी बुरी हालत थी कि कोई भी उसे देखकर अपनी नजरें फेर ले, पर कबीर एकटक उसे देखे जा रहा था। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। प्रिया का चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी सांसें भी लगभग ना के बराबर चल रही थी। कबीर अपने भारी कदमों से उसकी ओर बाद आज पहली बार उसे डर लग रहा था। उसने अपना कपता हाथ प्रिया की नाक की ओर बढ़ाया। उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही थी, लगभग नहा के बराबर। अब क्या होगा आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए हमारी कहानी। कहानी में दिखाए जाने वाले सभी घटनाएं काल्पनिक है, इसीलिए कोई भी इसे सीरियसली ना ले। बाकी आपको स्टोरी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं।